सो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इकोनॉमिक्स का हाल ही में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो पूरा किया था, मनी एंड क्रेडिट वाला। अभी हम चैप्टर 4 पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन को समझ लेते हैं, होता क्या है। जब किसी भी तरह के बिजनेस में या किसी भी तरह की कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश का संपर्क जो होता है ना, जो से बाउंड्रीज नहीं होती है कि भाई कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। माने पूरी दुनिया को एक ही फ्रंट पे ले आना, ये जी सारी दुनिया ना एक है और सब लोग एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार कर सकते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऐसा शुरुआत से नहीं है, ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले ऐसा नहीं, इस पे नियम थे, कायदे कानून थे, लेकिन जब लगा लोगों को कि सबका काम अपने अपने देश से चल नहीं रहा, अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई हर देश केवल अपने देश में अपना सामान बेच सकता है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके वहां जो चीजें बनती हैं उतनी चीजें तो वहां के लोग खरीद सकते ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं चलेगा, उनका सारा काम ही बाहर बेच के चलता है। ऐसे कई देश हैं जिनका सारा का सारा सामान जो बनता है वो विदेश में बेचते हैं। अब जापान वाले हैं, इतनी तकनीक, इतनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, इतने फोन तरह तरह के बनाते हैं, वो सारे अपना इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, उनको तो कोई ना कोई ग्राहक चाहिए। अब वो ग्राहक ढूंढने के टाइम पर जब ये लोगों को लगा यार ग्राहक तो बाहर के भी होने चाहिए ना, तो लोगों ने एक नई, सब देशों ने मिलकर के नीति चलाई जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ इसका क्या कनेक्शन है? इंडिया में जब ये लागू हुआ, जब दुनिया भर का बाजार खुला, तो भारत को कितना फायदा हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। जब भी शब्द आएगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसका मतलब उस देश के रुपए पैसे की बात हो रही है, मतलब धन उस देश के पास कितना है, उस देश की जो पूरे पैसे की जो ग्रोथ है उसकी बात करते हैं, तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है, सभी देशों के बीच में उत्पादन, माने प्रोडक्शन अक्रॉस, प्रोडक्शन जो है अक्रॉस कंट्रीज, सभी देशों के बीच में व्यापार। अब सभी देशों के बीच में व्यापार होता है, उसमें एक चीज निकल के आएगी, इसमें हिंदी में उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसको क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। कहता है द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट कंट्रीज वाज ट्रेड। अगर एक देश को दूसरे देश से कोई संबंध रखना है, मतलब रखना है, तो उसका एक ही पॉइंट है ट्रेड, व्यापार। माने अगर व्यापार ना हो तो किसी एक देश को उस दूसरे अलग देश से क्या मतलब है? सोच के देखो, अगर बिजनेस ना होता तो भारत को चीन से क्या मतलब है? क्योंकि वो आदमी तो हमारे किसी काम के नहीं है, हम उन्हें किसी काम के नहीं है। अगर हम आपस में जुड़े हुए हैं तो किस चीज से जुड़े हुए? व्यापार से। अगर व्यापार ना होता, सपोज करो, तो शंकर का और हमारा क्या कनेक्शन है? अगर उसकी दुकान ना होती तो हमें उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी व्यापार से जुड़ा होता है। कोई खरीदार होता है तो कोई बेचने वाला होता है, कोई पढ़ाने वाला होता है तो कोई पढ़ने वाला होता है। वरना जहां तुम पढ़ने जाते हो उनसे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी शक्ल देखना हम पसंद नहीं करेंगे, लेकिन काम है उनसे तो वहां जाना होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है लार्ज ऑपरेशंस नाउ नोन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको आप एमएनसीज कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती हैं देशों को जोड़ने का, वो क्या है? एमएनसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएनसी। हिंदी में बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करती है? इज वन दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। किसको कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी की छोटी डेफिनेशन आए तो जिनका व्यापार, जिनका ट्रेड कितने देशों में है? मोर देन वन कंट्रीज में है। ध्यान रखेंगे, मोर देन वन कंट्री, एक से अधिक देशों में जिस कंपनी का व्यापार है उस कंपनी को कहा जाता है एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी। MNCs locate production headquarter and factories in areas where labor and other resources are cheap। अब ये MNC कहाँ लगती हैं? ये कहता है कि MNC वहां जाकर के स्थापित होती हैं, एस्टेब्लिश होती हैं, जहां उनको क्या मिल जाए? चीप लेबर मिल जाए।
माने सस्ती जो श्रमिक है, हाँ, काम करने वाले जो मजदूर हैं वो सस्ती उनको मजदूरी करने वाले लोग जो है उधर जहाँ पे मिलेंगे, और जहाँ पे उनको दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। जहाँ पर फैक्ट्री लगाना उनकी कॉस्ट को सूट करेगा कि जी यहाँ पे फैक्ट्री लगा करके हम काम चलाएंगे, तो यहाँ पे राजधानी के पास है या मुख्य बाजार के पास है, मेन मार्केट के पास है, तो सामान कल को फैक्ट्री से जब निकलेगा तो एयरपोर्ट पे जाना है या किसी और जगह जाना है, ट्रांसपोर्ट पे जाना है, तो बहुत जल्दी जाएगा। या कोई फैक्ट्री लगा दे बहुत दूर किसी गाँव में जहाँ जाने का रोड ही सिंगल हो, तो भाई साहब वहां पे सामान लेके आना और फिर उस फैक्ट्री से बना के वापस लेके जाना उनको इतना महंगा पड़ जाएगा कि बाजार में कोई खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जितने भी देश जो बहुत अलग जगह बसे हुए हैं उन देशों में कोई कंपनी लगाता नहीं जाके, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी पॉपुलेशन है। अब थोड़ी सी पॉपुलेशन है, इतनी दूर ले जाकर के सामान ताम जाम लगाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। अभी दिल्ली है जैसे, तो दिल्ली के अगल बगल जब मैप में हम देखते हैं तो गुड़गांव, फरीदाबाद, कुंडली और नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि दिल्ली नजदीक है। कोई भी सामान यहाँ से वहां करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट नगर है, तो उधर से सारा सामान पूरे दुनिया भर में सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एमएनसी लगने के पीछे वजह है कि जहां उनको चीप लेबर मिलेगी और जहां उनकी कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगी, मतलब कम खर्चा आएगा, सस्ती जगह मिल जाए, एक अच्छा यहाँ से वहां जाने का ट्रांसपोर्ट मिल जाए, सब सुविधाएं उनको मिल जाए। एमएनसी लोकेट प्रोडक्शन नियर मार्केट्स वेयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज रेडिली अवेलेबल एट लो रेट्स। मैंने आपको बताया कि ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई हम जहां फैक्ट्री लगाए वहां पे हमें क्या देखना है, मार्केट देखनी है। क्या देखनी है? मार्केट, कि यहाँ पे चीज बनने के बाद मार्केट में कितनी जल्दी जाएगी, और दोनों तरह की लेबर चाहिए होती है, ये भी ध्यान रखनी है, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। माने लेबर जो बिल्कुल लिखे रहते हैं ना फैक्ट्री के बाहर है, हेल्पर चाहिए, उस तरह की सस्ती लेबर भी चाहिए, और जो कुशल कारीगर होते हैं, मशीन चलाने वाले हैं या कंपनी को संभालने वाले हैं, दोनों तरह के आदमी जहां उनको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, वहां जाकर के अपना काम धाम जो है ये लगा लेते हैं एमएनसी वाले। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट आता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इंटरलिंकिंग, आपस में जुड़ाव, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कि किस तरह से उत्पादन जो है वो एक दूसरे देश के साथ जो है वो फैलता है, जुड़ता है, ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो चैप्टर का नाम ग्लोबलाइजेशन है, तो बार बार ये बात ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे तो किन्हीं दो देशों की बात करेंगे। अगर भारत की कोई कंपनी सामान बना करके केवल भारत में बेचती है तो उसको आप ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते हैं, उसको वैश्वीकरण नहीं कहा जाएगा। तो जब भी वैश्वीकरण टर्म आएगी, शब्द का इस्तेमाल होगा, आपको मान के चलना है कि दो देश तो कम से कम उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज तो मान के चलनी है। तो किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो आपस में जुड़ा होता है, मतलब उत्पादन जो है वो जुड़ा रहता है, वो आपको देखेंगे। कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेफर टू मनी स्पेंट ऑन एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज रेफर टू एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द होप्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द असेट। कहता है दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो एक इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल क्या दे रही है कि आप इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपने खर्चा किया है। क्या किया है? खर्चा, कि आपने एक फैक्ट्री बनाई, उसके लिए गाड़ियां खरीदी, लेबर रखी, सारे काम किए, तो ये आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एमएनसीज में एक और वर्ड ऐड हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे गूगल कंपनी अगर लगे या टेस्ला कंपनी लगे या सैमसंग की कारखाना लगता है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर के देश की होती है उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। एक वर्ड होता है जॉइंट प्रोडक्शन, मिलकर के जब उत्पादन होता है। हाँ, ठीक है, एकीकरण। ठीक है, कहते हैं एमएनसी पार्टनर विद एन एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी इन जॉइंट प्रोडक्शन। ध्यान रखना है, इस तरह के प्रोडक्शन में जो एमएनसी होती है, एमएनसी माने बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो किसी और देश की हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बाहर से कंपनी आई होंडा, तो होंडा ने क्या किया? हीरो के साथ मिलकर के यहाँ पे टाई अप किया, है ना। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, एमएनसी होती है, वो वहां की किसी लोकल कंपनी के साथ समझौता कर लेते हैं, जो उधर का ही आदमी हो, जिसको ज्ञान हो, जिसके
सहारे हमें लेबर मिल जाए, लोग हमें जान जाए, वो सारा काम हमारा चल जाए। इन जॉइंट प्रोडक्शन और पार्टनरशिप द इन्वेस्टमेंट इनेबल्स लोकल प्रोड्यूसर टू ऑब्टेन न्यू एंड इंप्रूव असेट एज वेल एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इससे बाहर वाले का क्या फायदा है कि उसको सहारा मिल गया, ठीक है, और जो यहाँ का लोकल उसको क्या फायदा है कि बाहर से जो बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी, अब उसकी जो फैक्ट्री थी उसकी तरक्की होगी। अब मान लीजिए यहाँ कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई बाहर का बड़ा ब्रांड आया, उसने कहा जी जूते बनाने हमें भी, अगर वो नए सिरे से फैक्ट्री लगाएंगे तो काम तो उनको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि इधर जो कंपनी ऑलरेडी शूज बना रही है उसको बोलते हैं भाई कुछ नई मशीनें हम देते हैं, नई तकनीक देते हैं, नया डिजाइन देते हैं, इससे बनाएंगे। तो जो कंपनी ऑलरेडी थी उनका मुनाफा ये कि उनको सब कुछ नया नया मिल गया, नई तकनीक मिल गई, नई चीजें उनके सामने आ गई, और जो कंपनी बाहर से ही उनको हेल्प मिल गई। तो इस तरीके से एक जॉइंट प्रोडक्शन जो है ना वो उनका चलता है और दोनों का उसमें फायदा होता है। तो जैसे हीरो होंडा जब बनी तो दोनों ने मिलाकर के खूब नोट कमाए और एक दुनिया भर की सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल पैदा करने वाली कंपनी बनी, ठीक है। अब बाद में बात अलग है कि किसी न किसी बात पे अलग अलग हुआ। अब आजकल आप देखते हैं तो हीरो अलग हाँ होंडा अलग बनाती है मोटरसाइकिल अपनी और हीरो अलग बनाती है। जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति हमारे यहाँ का वेंचर है और सुजुकी जो है वो बाहर का जापानीज जो है वो वेंचर है। तो इन दोनों ने ये टाइप करके दिस इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन, एकीकृत। उसके बाद कहता है एक्विजिशन ऑफ लोकल कंपनी, माने अपने अंदर विलय कर लेना। क्या कर लेना? विलय कर लेना, एक्विजिशन। ऑफ लोकल कंपनी। अब ऐसे में क्या करती है कई सारी कंपनियां कि पहले तो यहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर के काम शुरू करेंगी, फिर जब लगेगा कि हमारा काम तो चल निकला तो जो वहां की लोकल कंपनी थी वो उसको खरीद लेती है और पूरा का पूरा जो ताम झाम है वो अपना ही उधर जमा लेते, पैर जमने के बाद, आते साथ नहीं, जब उनको लगता है कि हाँ चल निकला तभी, ठीक है। तो जैसे जो हीरो होंडा के जो प्लांट थे तो उनमें से कई सारे प्लांट हीरो के पास चले गए और बहुत सारे प्लांट होंडा के पास चले गए, जबकि होंडा तो यहाँ बिल्कुल नई कंपनी थी, तो जितने भी प्लांट यहाँ थे वो तो हीरो के ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें से बहुत सारे प्लांट जो अपने पास रख लिए। तो कहता है एमएनसी परचेज लार्ज एस्टेब्लिश लोकल एंटरप्राइजेज विद वास्ट नेटवर्क इन ऑर्डर टू ग्रो देयर प्रोडक्शन। जब उनको लगता है कि भाई दो कंपनियां हैं, अब दोनों की चल रही है, इनका भी कुछ शेयर इनका भी कुछ शेयर है, और बाहर की जो कंपनी है उनकी लिमिट प्रोडक्शन की ज्यादा होती है और ये उतना पार्टनरशिप में अपना निभा नहीं पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं भाई अपना हमें बेच के तुम निकल लो, फिर हम इन दोनों को मिला करके खूब सारा प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। ये इनका एक तरीका होता है। तो इसको कहते हैं एक्विजिशन, विलय कर लेना, अपनी उसके अंदर अपनी कंपनी में दूसरी कंपनी को मिला लेना, विलय कर लेना, उसका मर्ज कर लेना उसको। अगले पॉइंट पे चलते हैं, controlled production. MNC source materials and make orders with local companies who create goods resulting in controlled production. The MNC brand name is used to market the product. अब आता है कि जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा? अब वो क्या कहते हैं, एमएनसी क्या बोलेगी लोकल कंपनी को, भाई साहब ऐसा है, सामान आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम हमारा इस्तेमाल करो, ब्रांड हमारा इस्तेमाल करो। जैसे दिनों मैंने बताया था ना कि बहुत सारी व्हाइट लेबल कंपनी होती है जिनका अपना कोई खास नाम इतना होता नहीं है, तो वो दूसरी कंपनी क्या करती है, उनका सामान खरीद लेती है। हाँ, जैसे मैंने पतंजलि का एग्जांपल दिया, तो कई सारे डब्बों पे लिखा हो रहता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग कंपनी लिखा हुआ है, लेकिन मार्केटेड बाय करके पतंजलि लिखा होता है। मतलब पतंजलि खाली उसको बेच रही है, बनाने वाले वो लोग नहीं है। अभी घर पे रस का पैकेट रखा हुआ है पतंजलि का, तो बाहर पतंजलि का मार्का है, लेकिन जब मैन्युफैक्चर्ड बाय हमने देखा तो किसी अलग कंपनी ने बना रखा है, लेकिन मार्केट उसको कौन कर रहा है, पतंजलि वाले, क्योंकि उनका नाम है तो उनके नाम से वो बिकेंगे, है ना। तो ये भी एक इनका तरीका होता है, ठीक है, ब्रांड नेम को। तो एमएनसी कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेस टू सेट अप प्रोडक्शन व्हिच बेनिफिट लोकल बिजनेस इन द फॉलोइंग वे। तो जैसे मैंने बताया कि जो लोकल बिजनेस होता है उसको किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं। एमएनसी कैन गिव फंड फॉर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट सच एज द परचेज ऑफ न्यू मशीन, इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड। जैसे कि मैंने बताया कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट होती है तो खूब पैसा उनको मिलता है कि जी हमारे साथ साझा कर रहे हो तो पैसा मिलेगा, उससे वो नई मशीनें ले सकते हैं, तमाम चीजें जो है वो कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ब्रिंग कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विद देम। नई तकनीक का जो है वो साझा उनका हो जाता है। अब देखो कोई कंपनी को बहुत छोटी है और बाहर की कंपनी ने उससे मिलकर बिजनेस किया, तो कल को अगर वो अलग भी होंगे ना, तो जब अलग भी हो रहे होंगे तो उनके दिमाग में एक आइडिया होगा
कि हमने 10 साल काम किया है और 10 साल इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम जब काम करते थे तो चीजें वो इस तरह से बनाते थे, तो कल को वो आदमी अपनी अलग फैक्ट्री डालेगा तो उसको वो चीज जो है वो तकनीक उसके काम आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। फॉरेन ट्रेड एंड, हाँ, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। क्या पॉइंट है ये हिंदी में? विदेश व्यापार तथा विदेशी निवास का उदारीकरण। हाँ, विदेशी व्यापार और विदेशी निवास का उदारीकरण। ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं। फॉरेन ट्रेड अलाउज प्रोड्यूसर्स टू एक्सपेंड देयर रीच बियॉन्ड देयर होम मार्केट विद इन देयर ओन कंट्रीज। कहता है फॉरेन जो व्यापार होता है वो जितने भी लोग बनाने वाले होते हैं, जितने बिजनेसमैन होते हैं, उन बिजनेसमैन को ये क्या ऑप्शन देता है कि आप अपने सामान को देश के अलावा भी बाहर जाकर के बेच सकते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट कहता है प्रोड्यूसर हैव द ऑप्शन ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन मार्केट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। उनका देखो फायदा है इस चीज में, अगर कोई चीज हम बना रहे हैं केवल यही बिक रही है तो जब वो यही बिकेगी तो आपको बहुत ज्यादा ग्राहक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब ग्राहक का भी उसमें वो है, कई बार ग्राहक का भी नुकसान होता है, कई बार बेचने वाले का भी नुकसान होता है। तो जैसे अभी मार्केट लगती है गांव में, तो मार्केट जब गांव में लगती है तो कई जगहों के दुकानदार जो है वो आकर के सामान बेचते हैं। तो ये एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन ही है कि भाई आप जहां के हो केवल वहीं बेचोगे। अब वहां रोज मोमोज कौन खाएगा? अब कोई मोमोज बनाता है और वो अच्छी सारी क्वांटिटी में बनाता है तो अगर हर रोज वही स्टॉल लगाएगा एक जगह पर वो, तो हो सकता है उसका चले ना चले। अब बाजारीकरण ने क्या किया, इस चीज ने क्या किया कि आज यहाँ इस गांव में बाजार है, कल वहां बाजार है, कभी वहां बाजार है, तो वो आदमी डेली नए नए ग्राहकों से मिल सकता है, इससे उसका भी लाभ है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीजों को वहां की मार्केट में तो बेच सकता है, उसके अलावा दुनिया भर में जो है वो अपने सामान को पहुंचा सकता है। और ये अमेजोन जो है वो इसी का एग्जांपल है कि किस तरीके से आप कहीं से भी किसी कोने में कोई सामान बनता है, आप ऑर्डर करो आपके घर पे वो सामान आएगा। हाँ, सिमिलरली इंपोर्टिंग आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्री इज वन वे फॉर परचेजर्स टू इंक्रीज देयर ऑप्शन बियॉन्ड व्हाट इज ऑफर्ड डोमेस्टिकली। अब जो ग्राहक है उसका भी तो फायदा है कि केवल जो चीज आपके यहाँ मिलती है अब आपको उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप उससे बाहर का भी कोई सामान जो है वो खरीद सकते हैं। अब दुनिया भर के सामान यहाँ बिकने आते हैं, अब आप सैमसंग का फोन खरीद सकते हो, एप्पल का फोन खरीद सकते हो, तमाम ऑप्शन है, ओप्पो, रेडमी, तमाम ऑप्शन है। अगर ये सब ना होते तो आपको लावा इंटेक्स पे फिर आपको डिपेंड रहना पड़ता। उसमें भी आपके साथ क्या होता, सामने वाला जो देगा वो देगा, लेकिन जब बाहर की कंपनी आई तो आपको ऑप्शन खुली आपके सामने। और ये अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो आज हम इतने देशों के सामान यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जब जिसमें से पढ़ा रहा हूं मैं, इस पूरे टैब को इंडिया के अंदर इंडिया कंपनी नहीं है, आराम से इसमें से बैठ के पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें से पढ़ पा रहे हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन की तो देन है कि भाई बाहर का सामान भी आराम से बिक सकता है, वरना इधर तो कब बनता। और कोई कोई देश ऐसा भी तो है जहां पे तकनीक पहुंची नहीं है क्योंकि उनके साथ किसी ने व्यापार किया ही नहीं है ना। तो ये पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चल के हम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक नए सिरे से अलग से पॉइंट दे रखा है ग्लोबलाइजेशन कि होता क्या है वैश्वीकरण। इसकी पूरी परिभाषा की अगर आप बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। ग्लोबलाइजेशन, द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इट्स multifaceted problems. It is culmination of a number of initiatives aimed at converting the world into one of greater interconnectedness and integration। अर्थात सादा सा अर्थ है कि दुनिया के अलग अलग जगहों को बाजार की दृष्टि से एक दूसरे के साथ जोड़ना। मतलब दुनिया में इतने सारे देश हैं, वो सब देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक ओपन मार्केट है, पूरी दुनिया मार्केट की तरह देखी जा सकती है जहां पर एक देश का कोई व्यापारी इत्मीनान से अपने सामान को दूसरे किसी देश के बाजार में जो है वो जाकर के बेच सकता है। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण।
अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इनेबल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन को जाना जाता है, जिसकी वजह से संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। समझते हैं। कहता है, पहला पॉइंट आता है इसमें तकनीक, टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के प्रचार प्रसार में, इसके प्रसार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स दैट हैज एक्सीलरेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दिस हैज अलाउड फॉर कंसिडरेबली स्पीडियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। कि भैया तकनीक का बड़ा रोल है। जब तक तकनीक आपके पास नहीं है तो आप बाहर जाके व्यापार कर ही नहीं सकते। बेटा आराम से बैठना होता है, डिस्कशन नहीं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज नाउ रेडिली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, अगर टेक्नोलॉजी ना आई होती तो कैसे कोई सामान 2 दिन के अंदर अंदर यहां से वहां पहुंचता, कैसे आप ऑर्डर करते, और कैसे ऑर्डर करते ही वो 2 दिन के अंदर अंदर 24-36 घंटे के अंदर आपके पास कैसे पहुंचता। तो जब कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी, तकनीक। तकनीक अगर है तो काम चलेगा, नहीं है तो काम नहीं चलेगा। और आईटी रेवोल्यूशन के बाद इतना आसान हो गया वर्कर्स को भी। आज कितने आदमी है जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए लेकिन आज वो किसी बाहरी कंपनी में काम करते हैं, वो दूसरे देश की कंपनी में वहां के सीईओ जाकर के बन गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका काम यहाँ फैला हुआ है। अब उनका काम यहाँ फैला हुआ है, वो भारत में बिजनेस करते हैं तो भारत उनके साथ करता है, तो लोगों का भी इधर से उधर लेन देन होगा, चीजों का भी लेन। चल अगला पॉइंट आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। मेन पॉइंट है इसका, ट्रेड लिबरलाइजेशन, व्यापार उदारीकरण। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यापार उदारीकरण। उदार होने का मतलब होता है किसी के ऊपर दिल झोंक देना कि चलो मेरा मन है तू कर ले इस काम को, उसको बोलते हैं उदार। उसी से वर्ड बना है। उदारीकरण का मतलब होता है छूट दे देना व्यापार में। क्या छूट, कि चल तू कर ले व्यापार। जैसे कोक कंपनी है, कोको कोला कंपनी जब हिंदुस्तान में पहले आई, शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय पे दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन नहीं था और ट्रेड लिबरलाइजेशन भी नहीं था, उदारीकरण भी नहीं था। तो तब नियम क्या था कि बाहर की कोई कंपनी अगर आना चाहे आ तो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या थी, उस समय पर नियम ये था कि बाहर की कंपनी अगर भारत में आकर के अपना काम शुरू करेगी तो उसको अपनी पूरी रेसिपी और पूरा फॉर्मूला सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी। सरकार की हिस्सेदारी के बिना कोई कंपनी हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए उस समय पे सभी कंपनीज गवर्नमेंट ही होती थी। तो मतलब अगर कोक उस समय पे इंडिया में लगती तो कोक भी गवर्नमेंट कंपनी होती, और कोक ने कर दिया मना, और कोक यहां से चलती बनी। ठीक है, और सरकार ने ही कोल्ड ड्रिंक जो है बनानी शुरू कर दी, सरकारी कोल्ड ड्रिंक भी आती थी। लेकिन जैसे ही ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, व्यापार उदारीकरण का समय आया, इसका पूरा क्रेडिट जाता है, हाल ही में डेथ हुई है मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी ने भारत के अंदर जो है ये चीज शुरू करी कि भाई कोई भी बाहर का देश आकर के यहाँ पे व्यापार कर सकता है। और बाद में दुनिया भर की कंपनी यहाँ पे आई, जिसको मारुति सुजुकी भी हम कह सकते हैं, हीरो होंडा कह लो या कोक कह लो या पेप्सी, जितनी भी कंपनी है ये सभी उसके बाद ही भारत में आकर के इन्होंने अपना काम शुरू किया, उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इम्पोज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी पहले व्यापार में। जैसे मैंने बताया कि जितनी भी पाबंदियां थी वो सारी पाबंदियां सरकार ने हटाई और अपना नेचर जो है सरकार ने ढीला करा कि भाई कोई बात नहीं, व्यापार होना चाहिए। क्योंकि उस समय पे पूरी दुनिया भर में मंदी का दौर आया था और उस मंदी के दौर में किसी भी देश के लिए अपने ही साधनों से सरवाइव करना, अपने रिसोर्सेज से काम चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए जरूरी हो गया कि इस देश की तकनीक उधर जाए, उधर की चीजें इधर आए, यहाँ के लोग खूब जाके वहां काम करें और वहां की सर्विस यहाँ पे हो, इस तरीके से। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड ऑब्स्टेकल। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर से जो गवर्नमेंट के जो ऑब्स्टेकल हैं, यानी कि सरकार की जो पाबंदियां हैं, उनको हटाया गया लिबरलाइजेशन के अंदर, उदारीकरण के अंदर। कि सरकार कहती है कि बाहर से कोई आएगा तो इतना टैक्स लेंगे, वो लेंगे। सरकार ने सब चीजें माफ करी, भाई आप कम दो, आप आओ, जितना बाहर का पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी देश के अंदर, खूब फैक्ट्री, दुनिया भर की कंपनियां तभी लगी है।
उससे पहले केवल सरकारी कंपनियां ही होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन हेल्प टू बूस्ट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, इट कैन हाउएवर बी हार्मफुल आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कहता है कि वैसे तो हमारे देश जैसे लोगों के लिए व्यापार पे थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही बाहर का आदमी सब कुछ ना लूट ले, पता लगे एक और ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी होगी, ऐसा भी ना हो। तो अवरोधक बड़े जरूरी हैं, ऑब्स्टेकल जरूरी है। ऑब्स्टेकल को ही हिंदी में अवरोधक कहते हैं, अवरोध। ठीक है, तो वो जरूरी था और उसीलिए सरकार थोड़ा ध्यान भी उस चीज का रखती है, क्योंकि एक लेवल पे जाके अगर आप सब कुछ ओपन कर देंगे तो हो सकता है कि सारा ही मार्केट बाहर की कंपनी कैप्चर कर ले, इधर के तो व्यापारी भूखे ना मर जाएंगे फिर, है ना। तो ये कब आई थी देश में, याद रखेंगे 1991 में। 1991 के अंदर इंडिया अलाउड कंपनीज टू फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मटेरियल्स एंड गुड। दिस वाज बैक्ड अप बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने भी इसको सपोर्ट किया था। 1991 के अंदर दुनिया भर में जो है वो व्यापारी यहां से हम व्यापार कर सकते थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हाँ, विदेशी निवेश सॉरी, इन्वेस्टमेंट ठीक है। ए कंपनीज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन एंटरप्राइज आर नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई प्रत्यक्ष, ऐसे कुछ हिंदी में इसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से सीधे सीधे कोई कंपनी आकर के यहाँ पे पैसा लगाती है, उसको कहते हैं एफडीआई। द इन्वेस्टमेंट कुड बी यूज्ड टू अक्वायर ए मटेरियल सोर्स, एक्सपैंड ए कंपनीज टेरिटरी और एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल प्रेजेंस। इसको कई वजहों से करती है कंपनी। किस किस कारण से करती है? अपनी कंपनी को अलग देश में जाके जमाने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, इन कई माध्यमों से के लिए या कई मकसद को पूरा करने के लिए कंपनी एफडीआई जो है वो करती है। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, द वर्ल्ड ट्रेड, अगला पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर WTO। हाँ, विश्व व्यापार संगठन, WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन arose from 1947 General Agreement on Tariff and Trade. The World Trade Organization is a global organization with 164 member countries that regulates international trade rules. तो ये क्या काम करता है? इसके अंदर लगभग कितने देश हैं? 164 देश हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। इसका काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नियमों को देखना कि कोई देश चीटिंग ना कर ले। ठीक है, उसको देखता है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर्पस इज टू कीप ट्रेड फ्लोइंग एज स्मूथली एज प्रेडिक्टेबली एज फिजिबल। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? इसका जो पर्पस है वो क्या है? टू कीप द ट्रेड फ्लोइंग एज स्मूथ, माने जो व्यापार है वो अच्छी तरह चले, कोई देश एक दूसरे देश के साथ धोखा ना करे, चीटिंग ना हो और लोग आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड जो है वो कर पाए। इन सभी नियमों, कायदे कानून को देखने का काम जो है वो किसका है? WTO। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। टू बिगिन विद, MNC हैव एक्सपेंडेड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 20 years, इंडिकेटिंग दैट इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज शोन टू बी प्रॉफिटेबल। देखो, भारत जितनी भी कंपनी 20 साल, पिछले 20 साल का बता रहा हूं मैं, उन सभी ने ये शो किया है उनके बिजनेस से कि भारत में इन्वेस्ट करना, व्यापार करना एक फायदे का सौदा है। क्योंकि मैंने कल भी बता रहा था बच्चों को, जिसका भी काम डूबता है ना बाहर, वो इधर आता है। ठीक है, इधर आके अपना काम, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज मिलती है बाहर के लोगों को जो दुनिया में कहीं और नहीं है, वो है भीड़। तो यहाँ पे आप 150 करोड़ की जनसंख्या में कुछ भी बेचने चलोगे, आपको अपने मतलब के 1 करोड़ कस्टमर तो मिल ही जाएंगे। और 1 करोड़ कस्टमर जिस आदमी के हैं, वो आदमी भूखा नहीं मरेगा, वो अमीर ही होगा। MNC have shown an interest in urban industries such as cell phone, autos, electronics, soft drink, fast food and banking. तो किन किन क्षेत्रों में अधिकतर आपको बाहर की कंपनी मिलेंगी? जरा ध्यान देंगे, बाहर की कंपनियां अधिकतर आपको किस किस क्षेत्र में, किस किस जो है वो इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी? सबसे पहला आता है इसमें सेल फोन, मोबाइल्स में बहुत सारी कंपनी जो है वो विदेशी हैं। ऑटोज माने जो गाड़ियां बनती हैं, जो कारें हैं, उस मार्केट में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का जो सामान बनता है, टीवी है या बाकी जो चीजें हैं, उनमें बहुत सारी कंपनी विदेशी हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स,
जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, इसमें भी तमाम कंपनियां विदेशी हैं। फास्ट फूड, चाहे वो मैकडी है, चाहे वो बर्गर किंग है, चाहे सबवे है, ये सभी क्या है, KFC है, सब बाहर के ही हैं। और बैंकिंग में भी जितनी भी आजकल आप ऑनलाइन ऐप्स देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी पार्टनरशिप जो है वो जो बैंकिंग के लिए ऐप इस्तेमाल होती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनमें भी बाहर के लोगों का शेयर है। देयर आर ए लॉट ऑफ वेल्दी पीपल हु बाय दीज थिंग्स, क्योंकि वजह एक बात है, देश में इतना बड़ा देश है तो कुछ अमीर लोग भी होंगे, तो कई बाहर के लोग, अमीर लोग हैं जो बाहर की चीजों को खरीदते हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड इन दीज इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, और कंपनी लगेगी तो बेटा रोजगार भी तो बढ़ेगा। अभी यहाँ पे मान लो कोई कंपनी लगती है, डैन ब्लॉक है, डेनमार्क की कंपनी है, वो पुर्जे बनाती है, तो तमाम कितने लोग काम, बहुत लोग काम करते हैं ना। लोकल बिजनेस दैट सप्लाई दीज सेक्टर्स विद रॉ मटेरियल्स एंड अदर नेसेसिटीज हैव आल्सो प्रोस्पेर्ड, और जितने लोग उनको कच्चा माल सप्लाई करेंगे, कोई इनको लेबर सप्लाई करेगा, कोई ईट सप्लाई करेगा, कोई लोहा सप्लाई करेगा, कोई टिन बनाएगा, उनको भी तो फायदा है। दूसरा फायदा है, इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज बेनिफिटेड ए नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन फर्म्स। जब बाहर से भी कंपनी आती है, यहाँ की भी कंपनियां हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे मैंने मोमोज वाले का एग्जांपल दिया था, अभी सचिन मोमोज वाला है, सपोज करके चलो, ये इधर ही बेचता है, मान लो यहाँ कोई और मोमोज की कंपनी वाला आ ही ना पाए, चलिए भाई, बीच में जो है ना थोड़ा चाय का आगमन जो है वो हो गया है, चाय तो लेंगे साथ में, फिलहाल तो थोड़ा काम भी करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन भी बढ़ता है, जैसे मैंने मोमोज का एग्जांपल लिया, अब सचिन बेचता है अकेला, अब सचिन किसी और को यहाँ मोमोज बेचने ही ना दे, तो जिसको भी खाने का मन करे किसके पास जाएगा, सचिन के पास। सचिन का जो मन करेगा वैसा बनाएगा, जो मन करेगा वो भाव लगाएगा। लेकिन जैसे ही 4 मोमोज वाले बाहर के भी आए, जिसमें से कुछ बहुत अच्छा भी बनाते होंगे, जिसको देख के लोगों ने कहा होगा नहीं नहीं ये तो बेकार है, वो उस गांव का आता है, वो अच्छा बनाता है, तो इससे कंपटीशन बढ़ता है, जिससे फायदा भी होता है, कंपनीज को भी फायदा होता है, और जो ग्राहक हैं उनको भी इस बात का जो है वो फायदा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अगला पॉइंट आता है कि एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन हो, शुद्ध, जिसमें चीटिंग ना हो, उसके लिए भी आजकल बड़ा मुकदमा है। सही तरीके से काम हो, चीटिंग ना हो, गलत ना हो, ठीक है। सम ऑफ द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक, सरकार कुछ कदम उठा सकती है, जो सरकार के लिए हम आज जो है उनको बताएंगे, भाई आपको ये कदम उठाने चाहिए। कौन से हैं? इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स बूस्ट देयर आउटपुट। इट कैन एंश्योर दैट लेबर रूल्स आर फॉलोड, कि भाई लेबर के रूल ठीक ठाक हो, जो छोटे व्यापारी हैं उनका सत्यानाश ना हो, है ना, लोगों का कि जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। पता लगे कंपनी में जाता है, विदेशी कंपनी है, काम करने जाते हैं आगे लोग, उनको कोई पूछता ही नहीं, पूछता, उनका वहां पे शोषण होता है, उनसे टाइमिंग की कोई सिस्टम नहीं है ना, वो सारी चीजें। द गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्स्टेकल इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े सरकार को तो कुछ अवरोध भी सरकार को बीच में लगाने चाहिए। इट कैन नेगोशिएट फॉर फेयर रूल्स इन द WTO, और जो भी WTO के रूल रेगुलेशन है वो ढंग से उनका पालन हो, ध्यान रखा जाए इस बात का। इट कैन ऑल्सो बैंड टुगेदर विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू कॉम्बैट द WTO's हेजीमनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान रखना चाहिए देशों को कि जितने भी विकासशील देश है ना, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वहां पे कोई उनके इंटरेस्ट के साथ या उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, मामला कुछ गलत ना हो उनके साथ। तो ठीक है, तो ये था हमने जो पढ़ा, और these were the points, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर के नोट्स हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा चैप्टर, थोड़ा सा इसको डीप स्टडी तो बुक से ही करना है, लेकिन इससे कहानी ना हमारे सामने आ गई कि असल में हमें पढ़ना क्या है इस कहानी के अंदर, वैश्वीकरण क्या होता है, उसके चैलेंज क्या हो सकते हैं, फायदा क्या हो सकता है, क्या चीजें जो है वो, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, WTO का क्या रोल है, सरकार को क्या करना चाहिए, उदारीकरण क्या है, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।